आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा दनेजा पाहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हम विषय लेने वाले हैं वो है लर्निंग थ्योरीज़। दरअसल जैसा आप जानते ही हैं कि सीटेट की परीक्षा नज़दीक है और बहुत ही कम समय रह गया है। तो कुछ छात्रों ने मिलकर के मुझे ये कहा कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपनी थ्योरीज़ को रिवाइज़ कर सकें, अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर सकें। तो अगर हमें कुछ कम समय में आप हमें कुछ रिवाइज़ करा सकती हैं, तो कुछ थ्योरीज़ पे आप अपने आप हम हमें अपनी हमारे साथ डिस्कस कर सकती हैं। तो मुझे एक ये माध्यम लगा कि क्योंकि आजकल बच्चे हमारे पास डायरेक्ट तो नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन ही उनके साथ जुड़ना जुड़ना होता है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि बच्चे इसके माध्यम से रिविज़न कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं लर्निंग की, क्योंकि लर्निंग थ्योरीज़ की बात आ रही है, तो लर्निंग की पहले बात करें कि लर्निंग क्या होती है? अधिगम या सीखना किसे कहते हैं? तो अनेक विद्वानों के मत हमारे सामने आते हैं। बहुत ही साधारण सी भाषा में अगर हम देखें तो लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा गया है। हमारा जो भी व्यवहार है, जो भी हमारा प्रेज़ेंट में हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार में अगर हम कुछ परिवर्तन ला पाते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हमने कुछ नया सीखा ही है, तो वो कहलाता है सीखना अर्थात अधिगम। तो हम एक-एक करके परिभाषा लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं स्किनर की। स्किनर ने कहा कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडैप्टेशन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जो सीखने की बात है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। सामंजस्य एक अडैप्टेशन यानी एक सामंजस्य बनाना, एक समायोजन करना उस परिस्थिति के साथ, उसमें एडजस्ट हो जाना। और तो ये भी कैसे है? उत्तरोत्तर, एक के बाद एक के बाद एक। तो यहाँ पर हम व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं। स्किनर ने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन है और एक प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे बढ़ती रहती है, जो धीरे-धीरे बदलती रहती है। तो इसे उन्होंने सीखना कहा है। फिर हम वुडवर्ड की ओर चलते हैं, तो वुडवर्ड ने कहा कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उन्होंने ये कहा कि जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएँ हैं, जो भी कुछ हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं या नई प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उसे ही सीखना कहते हैं। कि अगर हमने कुछ नया सीखा है, नई प्रतिक्रियाएँ करना सीखा है, तो वो सभी सीखने की ही एक प्रक्रिया है। इसके बाद क्रो एंड क्रो ने कहा कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इन्होंने 3 बातों पर बल दिया है कि इन्होंने कहा कि एक्विजिशन है, एक्विजिशन यानी कि अर्जन करना। उसको हम एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर करने का मतलब ये है कि हम उसे एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। तो हैबिट्स यानी आदतें, नॉलेज ज्ञान, एटीट्यूड्स अभिवृत्तियाँ। तो हम ये सभी आदतों का अर्जन करें, चाहे ज्ञान का अर्जन करें, चाहे या हम अभिवृत्तियों का अर्जन करें, ये सभी लर्निंग कहलाता है। फिर उसके बाद गेट्स और अन्यों ने कहा कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। उन्होंने भी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की ही बात की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, यानी हम अनुभव से भी सीख रहे हैं और प्रशिक्षण से भी सीख रहे हैं। अनुभव जो हम देख पा रहे हैं, अनुभव ये भी हो सकता है कि हम किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसको ऑब्ज़र्व करने पर ही हम कुछ अनुभव ले पा रहे हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम करके अनुभव ले रहे हैं। तो प्रशिक्षण हमारी ट्रेनिंग भी हो सकती है, हमें सिखाया भी जा सकता है। तो इनके माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे हम सीखना कहते हैं। ई.एल. थॉर्नडाइक ने जो लर्निंग के संबंध में कहा है, उन्होंने कहा कि लर्निंग इज़ सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विद द स्टिमुलस। क्योंकि इनकी जो थ्योरी है, अभी हम बात करने वाले हैं आगे, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर ही आधारित है। स्टिमुलस हम कहते हैं उद्दीपन को और रिस्पॉन्स कहते हैं प्रतिक्रिया को।
उद्दीपन जो हमें उद्दीप्त करता है, जो हमें उत्तेजित करता है, कोई भी प्रक्रिया करने के लिए, वो प्रक्रिया किसी भी रूप में हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि लर्निंग इज़ सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, कि हम उसमें एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स सिलेक्ट करते हैं। हम उपयुक्त क्या अनुक्रिया करेंगे उसका चयन करते हैं और उसको स्टिमुलस से जोड़ते हैं, वो स्टिमुलस से जुड़ा रहता है। ये जो इनकी परिभाषा है, ये इनकी अभी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसके माध्यम से और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। लर्निंग थ्योरीज की अगर हम बात करें तो फ्रेंसन ने कहा है कि प्रिंसिपल्स आर नीदर राइट और रॉन्ग, दे आर मोर और लेस बेनिफिशियल ओनली फॉर सर्टेन टास्क। कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी सिद्धांत होते हैं, कोई भी लर्निंग थ्योरीज है या कोई भी किसी भी टाइप की थ्योरीज है, ये जो थ्योरीज होती हैं, ये ना ठीक होती है ना गलत होती हैं। ये तो कोई विशेष कार्य के लिए विशेष उद्देश्य को लेकर करके हम हम उस पर काम करते हैं। हर कोई जो व्यक्ति अगर किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है तो उसने किसी विशेष परिस्थिति में विशेष अपने उसमें ज्ञान का प्रयोग करते हुए, अनुभव का प्रयोग करते हुए, विशेष परिस्थितियों में विशेष रूप से उसका प्रयोग पर आधारित वो कुछ सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। और ये जो सिद्धांत होते हैं, ये लाभप्रद, कम भी लाभप्रद हो सकते हैं, अधिक भी लाभप्रद हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आधार प्रदान करते हैं। किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अगर किसी ने पहले से कोई सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो उसके आधार पर वो कार्य करना शुरू करता है। उसी का खंडन-मंडन करता है वो और उसी को ही करते हुए आगे बढ़ता है, तो वहाँ उसमें कुछ और नया वो प्रस्तुत कर पाता है। तो इसीलिए सिद्धांतों का बहुत ही महत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। ट्रायल एंड एरर थ्योरी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें हम साथ-साथ बात भी करते चलेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्होंने 1913 में ये बुक पब्लिश की थी और उसी बुक में ही इन्होंने अपने इस सिद्धांत की बात की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उस पर इन्होंने उसका प्रतिपादन जो किया, तो उसी पुस्तक में उसके बारे में उन्होंने वर्णित किया है। फिर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे क्योंकि आपने देखा है कि जो भी लर्निंग थ्योरीज़ हैं, वो एनिमल्स पे की गई हैं, तो वो अलग-अलग एनिमल्स हैं, अलग-अलग जानवर हैं। तो इनका जो सिद्धांत है वो कैट के ऊपर है, बिल्ली के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। आप ये सामने चित्र में देख पा रहे होंगे, एक बिल्ली का चित्र है। हम पहले इनके प्रयोग की बात कर लेते हैं कि क्या प्रयोग है, क्योंकि प्रयोग पर ही आधारित अन्य बिंदु हैं। ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक बिल्ली एक बॉक्स के अंदर है और विशेष प्रकार का बॉक्स है, ये कोई साधारण बॉक्स नहीं है। इसमें भी यहाँ पे बिल्ली कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी सेटिंग कर रखी है कि अगर किसी को ये प्रेस कुछ हो जाएगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और वो बाहर जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी जो विशेषता है हमारी लर्निंग थ्योरीज़ की, वो ये है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं डिफरेंट एनिमल्स पे, उनमें एक कंडीशन कॉमन है और वो है कि ये सभी एनिमल्स भूखे हैं। इनको भूख लगी है और भूख की वजह से, भूख के कारण ही, भूख को तृप्त करने के लिए ये स्वयं उस भूख को शांत करने के लिए ही प्रयासरत होते हैं। अगर ये भूख वाली कंडीशन हटा दी जाए तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक भूख है जो हमें प्रेरित कर रही है कि हम कोई एक्शन करें, कोई हम कुछ एक्टिविटी कर पाएँ। तो यहाँ पर जो बिल्ली भूखी है, हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया है और एकदम से कुछ अंदर कोई खटका है, कोई उसको दबेगा तो खुल जाएगा और बाहर भोजन रखा गया है।
जिसे कि वो देख पा रही है, क्योंकि भोजन मांस के रूप में है और वो भूखी है, तो उसे एक चाह है कि मैं इसको हासिल कर लूँ, तो इस वजह से वो प्रयास करती है। जो भोजन है बाहर, वो उद्दीपन के रूप में है, उद्दीपन स्टिमुलस, जो स्टिमुलेट करेगा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो इसलिए इसका एक नाम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी है कि यहाँ पर स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स हो रहा है। फिर जब ऐसा होता है तो वो बार-बार जब प्रयास करती है, तो दरवाज़ा खुल जाता है संयोगवश और वो बाहर निकल पाती है और उसे वो खाना जो है वो मिल पाता है। ये एक बार की बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट बार-बार किया गया और ये नोट किया गया कि बिल्ली को कितना समय लग रहा है। तो ये आप देखेंगे कि शुरू में प्रयास उसके बहुत ज़्यादा रहे, धीरे-धीरे वो प्रयासों की संख्या कम होती गई और एक ऐसा समय आ गया जब उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा और तुरंत उसने खटका दबाया और दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर निकल गई। हर इतने प्रयासों में भी ये आवश्यक है कि हर प्रयास में वो बिल्ली भूखी हो, क्योंकि जब तक वो भूखी नहीं होगी, तो वो हमें पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हुई। एक कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, एक संबंध है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध होने के कारण इसे कनेक्शनिस्ट थ्योरी भी कहा गया है, कनेक्शनिज्म भी कहा गया है। संबंधवाद का सिद्धांत या थॉर्नडाइक का संबंधवाद इसे कह सकते हैं। ये बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है और इसका एक विशेष नाम तो है ही है जो मैंने लिखा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने देखा कि बिल्ली के द्वारा प्रयास किया गया और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख लिया। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि उत्तरोत्तर जो व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसके माध्यम से उसने सीख लिया। तो अब जो हम बात करें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं थॉर्नडाइक के लॉज़ ऑफ लर्निंग की तरफ कि उसके सीखने के सिद्धांत क्या है। ये सब बातें तो ठीक है। उन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की। जो कनेक्टिंग की बातें मैं एक बार यहाँ पे ले लूँ कि लर्निंग इज़ कनेक्टिंग। लर्निंग को उन्होंने कनेक्टिंग कहा है कि जो सीखना है, वो संबंध स्थापित करना है। द माइंड इज़ मैन्स कनेक्शन सिस्टम। उन्होंने कहा कि संबंध स्थापित करने का जो कार्य है, वो मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क ही ये देख रहा है कि किन-किन चीज़ों में संबंध स्थापित किया जा सकता है और किस तरह से ये चीज़ें उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक के लॉज़ ऑफ लर्निंग की, यानी कि उसके सीखने के नियमों की। अब ये जो उसके सीखने के नियम है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी लॉज़ और सेकेंडरी लॉज़। प्राइमरी लॉज़ में है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति को तत्पर होना होगा कुछ भी सीखने के लिए। अगर आप तत्पर हो किसी कार्य को सीखने के लिए, तो आप उसे तुरंत सीख जाएँगे। आप पूरे जब आप इस कोर्स में रहते हैं, पूरे साल आपको कहा जाता है कि आप इसको रिवाइज़ करिए, इसको पढ़िए, लेकिन आप लोग इतना समय नहीं ध्यान देते क्योंकि उस समय हमारी नीड ही नहीं होती है। हमें लगता है कि अच्छा एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम टाइम में हम लोग देख लेंगे। तो उस दौरान क्या होता है, अब जब एग्ज़ाम टाइम आ गया है, तो हम इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें थोड़ा-थोड़ा समय भी ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे करना है। तो तत्परता का नियम, अब मैं जो भी चीज़ों को करने में तत्पर हूँ, मुझे इनिशिएटिव लेना है, मुझे करना है, मुझे सीखना है, तो मैं उसको जल्दी सीख पाऊँगी। यही चीज़ उन्होंने कही कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्परता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज़, यानी अभ्यास का नियम। आपने सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ ये है कि करत करत अभ्यास के मतलब आप अभ्यास करते रहिए। अगर अभ्यास करने से जो जड़मति होता है, जड़ बुद्धि होता है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत डाउन है, जिसे मूर्ख इत्यादि कह दिया जाता है, वो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, विद्वान बन सकता है।
जिस प्रकार से जैसे कुएँ की जगत होती है, जहाँ से पानी खींचते हैं तो रस्सी बार-बार टकराती है, तो एकदम वहाँ पे बिल्कुल प्लेन है और वहाँ पे बार-बार रगड़ खाने से उसपे भी निशान पड़ जाते हैं। पत्थर जो कि हार्ड माना जाता है, सख्त है, उसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन बार-बार की रगड़ से उसपे भी निशान पड़ जाते हैं। तो ये कहा गया है कि अभ्यास करने से आप सीख सकते हैं। अब अभ्यास में भी 2 चीज़ें आ रही हैं, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़, यानी कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अभ्यास जैसे हम कहते हैं कि परफेक्ट हमारी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। हमारी प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। हम जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक हम परफेक्ट होते जाएँगे। और कोई चीज़ अगर हमारे काम की होती है, हम उसे बार-बार पढ़ते हैं, तो हम सीखते हैं। और अगर हमारे काम की नहीं है, तो हम उसे नहीं सीखते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं, हम फर्स्ट ईयर में हमारा कुछ सिलेबस है, सेकंड ईयर में हमारा कुछ सिलेबस है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, पता है कि सीटेट में दोनों ही काम आने वाला है। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर वाले को थोड़ा-सा कम कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो हम परीक्षा नहीं दे रहे, जब परीक्षा देंगे तब हम पढ़ेंगे, यानी अभी हमारा इसके लिए कोई उपयोग नहीं है। तो क्या होगा, हम धीरे-धीरे उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे इसको तैयार करना है, ये मेरा विषय है, मुझे इसको पढ़ना है क्योंकि मुझे परीक्षा में भी इस पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसको बार-बार रिवाइज़ करूँगी। तो रिवाइज़ करने से वो मेरे लिए पक्का हो जाएगा, मुझे याद रहेगी वो चीज़ें, मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी। तो जो हमारे काम की चीज़ होती है, उस पे उसका अभ्यास करें, तो हम उसको बहुत परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यूज़ की नहीं होती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसे भूल जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिसयूज़ है। फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट की बात करें तो प्रभाव का नियम इसे हम कहते हैं। हम ये देखते हैं कि हम उस काम को ही सीखना चाहते हैं जो इसका जो भी रिज़ल्ट है वो हमारे लिए फ़ेवरेबल हो। यानी जिसे हमें करने से कुछ संतुष्टि मिलती है कि तो ये जो संतुष्टि होती है, जो सैटिस्फैक्शन होती है, उसका हमारी लाइफ़ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम प्रभाव को देख कर के भी आगे बढ़ते हैं कि इसको करने पर क्या होगा? क्या कैसे ये मुझे प्रभावित कर सकती है? तो क्या किस लेवल तक मैं सैटिस्फाई होऊँगा? तो इस पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद बात आती है सेकेंडरी लॉज़ की, यानी कि जो गौण नियम हैं इसके। अब ये जो नियम दिए गए हैं, ये इसके प्रयोग के आधार पर ही दिए गए हैं। तो जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसमें बहुत सारे ट्रायल्स किए गए हैं और एरर से सीखा गया है और कोशिश की गई है कि उन गलतियों को ना दोहराया जाए और कम से कम प्रयासों में उस कार्य को कर लिया जाए। तो इसलिए इसे बहुप्रतिक्रिया का नियम कहा गया है कि इसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये ट्रायल और एरर की बात है। फिर उसके बाद है लॉ ऑफ डिस्पोज़िशन। डिस्पोज़िशन यानी मनोवृत्ति का नियम। अब ये जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति आप कुछ भी कह सकते हैं। मनो आप खुद किस पोज़ीशन में हैं? आप सीखने को तैयार हैं या नहीं है? आपका अपना एटीट्यूड उसको लेकर के क्या है? आप अगर पॉज़िटिव हैं, तो डेफ़िनेटली आप सीख ही जाएँगे और अगर आप पॉज़िटिव नहीं हैं, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, जो आपको सिखा सके। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए आपका एटीट्यूड क्या है उसके प्रति। तो इस एटीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम पॉज़िटिव हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो हम जल्दी से सीख जाते हैं। ऑब्वियसली हम गलतियाँ भी कम करेंगे और उसको जल्दी-जल्दी सीख जाएँगे। लेकिन अगर हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं या किसी ने मुझे कह दिया है, ज़बरदस्ती मैं वो सीख रही हूँ कि अरे नहीं, ऐसे करने से ये होगा, वो होगा, तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियाँ उसमें करूँगी और मेरा ध्यान पूरा भी उसमें नहीं लग पाएगा। फिर उसके बाद बात आती है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। हम इसमें देखें तो हम इसका जब फॉलो करते हैं तो किसी भी कार्य को हम छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जो आंशिक भागों में हम उसे अंशों में ले सकते हैं, जिससे कि हम उसे हमारा सीखना आसान हो जाता है, हम जल्दी से सीख पाते हैं। छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ के माध्यम से हम लोग उसको करना सीख पाते हैं। तो आंशिक क्रिया का नियम उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा लॉ ऑफ एसिमिलेशन, आत्मीकरण का नियम।
एसिमिलेशन क्या होता है कि हम कोई भी ज्ञान नया ज्ञान जो होता है, हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हमारा जो पूर्व ज्ञान है, उसके साथ वो उसी में ही एकोमोडेट हो जाता है, एसिमुलेट हो जाता है कि हम एक स्थायी अंग बना लेते हैं। जैसे कि कोई टीचर नई बात बताता है, जैसे हम पीके टेस्टिंग करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, तो वो भी क्या करता है टीचर कि जो उस बच्चे का पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पे वो प्रश्न करता है, या कोई जैसे मैंने अपना एक वीडियो उस पे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन भी पोस्ट किया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। तो वो उसका मकसद यही है कि पहले उसके पास क्या है, अब मैं जो नया देने जा रहा हूँ, उन दोनों के बीच में मुझे एक संबंध स्थापित करना है। तो ये चीज़ आती है लॉ ऑफ एसिमिलेशन कि हम उसमें जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका आत्मीकरण कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि उसको आत्मसात कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद बात आती है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव से शिफ्टिंग को कहते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। इसका अर्थ ये है कि पहले हमने कोई भी क्रिया की है, उसके जैसी ही अगर हमने कोई क्रिया की और दूसरी परिस्थिति में वैसे ही कोई क्रिया हमें करने को मिल रही है, तो हम उसको करते हैं। हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं उसके साथ, एक संबंध स्थापित हो जाता है उसके साथ। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत देखने को मिलता है कि अगर कोई बहुत ही प्रिय किसी को पेट्स में अगर इंटरेस्ट है, कोई कुत्ता घर में रखा हुआ है, कोई जानवर घर में रखा है, उसके साथ बहुत ही आत्मीय भाव हो जाता है। सपोज़ वो मर जाता है या कहीं चला जाता है, तो काफ़ी दिन तक वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी आ जाता है कि रोने लगता है कि और उसको याद करने लगता है। तो एक जो कनेक्शन उसके साथ बन जाता है कि एक जो परिस्थिति पहले हो चुकी है, उसको दोबारा वो देखने का प्रयास कर रहा है। तो ये है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, जहाँ संबंधित परिवर्तन को हम देख पाते हैं, या हम कुछ ऐसे कह पाते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके साथ हमारा बहुत अटैचमेंट है, जैसे मैंने जानवर की बात की, तो वो हमारे पास नहीं होता है, तो कई बार उसकी फ़ोटो लेकर के हम बात करने लगते हैं या उसको याद करने लगते हैं। तो ये एक कनेक्शनिज़्म है जो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में है। ये बात है ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, क्योंकि अगर हम लोग बिना एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, शैक्षिक निहितार्थ की अगर हम बात करें, तो ये जो सिद्धांत है, जो बड़े और मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनके लिए तो अत्यंत उपयोगी है। और क्योंकि बहुत पेशेंस की ज़रूरत है इसमें, तो डेफ़िनेटली इसमें धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास भी हो रहा है। और ये जो सिद्धांत है, अगर हम इस सिद्धांत की बात करें, इसके अ, जो इसके हम एक्सरसाइज़ेज़ से सीख रहे हैं, हम अभ्यासों से सीख रहे हैं, तो हम खुद ब खुद भी सीख सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि कोई सिखाने वाला हो, परिस्थिति यहाँ पे देखें, परिस्थिति सामने है और हमें कर के ही सीखना है, तो हम उसको सीख सकते हैं। मान लीजिए मैं कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि वर्ड फाइल कैसे ओपन होगी और कैसे टाइपिंग होगा, कैसे ये होगा, तो मैं धीरे-धीरे जब करती रहूँगी तो उसको मुझे उसके डिफरेंट फंक्शंस का पता चल जाएगा। अदर देन दैट कि कोई आए मुझे एक ही बार में ट्रेनिंग दे जाए, वो मेरा टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रयास और त्रुटि से है, मतलब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए, मैं खुद भी कर के सीख सकती हूँ। तो जो इसमें हम देख सकते हैं कि गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे जो गंभीर विषय हैं, उनको सीखने में ये सिद्धांत उपयोगी है। अगर हम इनके गुणों की बात करें, तो इसमें व्यक्ति खुद सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है, उसको मतलब खुद कर सकता है, उसको इतनी ज़्यादा मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अगर नुकसान की देखें, दोष की बात करें, तो समय तो बहुत इसमें खराब हो जाता है, बहुत समय खराब होता है इसमें, और ये किसी की विधि ना ही ये सिद्धांत किसी सीखने की विधि को क्लियर कर पा रहा है और ना ही ये उसका कारण बता पा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सीखना की क्रिया एकदम यांत्रिक बन गई है, एकदम मैकेनिकल हो गई है, और जो व्यक्ति का विवेक चिंतन है, इन गुणों की तो बात ही नहीं हो पा रही है यहाँ पर।
तो यहाँ हम देखते हैं निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो स्किनर ने एक बात कही है कि उन्होंने ये कहा कि लगभग आधी शताब्दी तक ये जो ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी तक ये जो संबंधवाद का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ एसोसिएशनिज्म, संबंधवाद का जो संप्रदाय है, इसका इसमें अभ्यास में प्रमुख स्थान था कि अभ्यास कर करके सीखने का ही प्रचलन था। लेकिन इसके बाद ही क्योंकि इसने एक आधार प्रदान किया तो इस आधार को लेकर के अन्य विद्वानों ने, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी काम किया और अन्य थ्योरी हमारे सामने लेकर आए। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा गया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कई कई जगह पर इसका नाम संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत या कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी भी है। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो ये जो थ्योरी है हम देखते हैं रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव, रूसी शरीर शास्त्री है, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये फिजियोलॉजिस्ट हैं। तो इनको हमारे जैसे शरीर की जानकारी है तो इन्होंने क्या किया कि जो डॉग है, इन्होंने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट डॉग पर, कुत्ते पर। तो कुत्ता भी इन्होंने ऐसे के ऐसे उसको प्रयोग नहीं किया, इन्होंने क्या किया, उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके क्योंकि क्या होता है कि जब हम, आपने देखा होगा कि जब हमारे को भूख लगती है और भूख लगी होती है और सामने कोई खाने की चीज होती है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। वो पानी क्या, वो सलाइवा है। तो ऐसे ही कुत्ते के मुंह में भी पानी आता है, सलाइवा आता है। तो वो लार टपकाने लगता है जब उसको भूख लगी होती है और खाने की चीज कोई सामने होती है। तो उन्होंने क्या किया कि उस कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी, जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे, वहां पे एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसे एक ट्यूब से जोड़ दिया था कि जो भी सलाइवा आएगा वो ट्यूब में आ जाएगा और ऐसे वो मेजर कर पाएंगे कि कितना सलाइवा आया। तो यहाँ उन्होंने एक इस तरह का डॉग लिया है। कंडीशन वही है कि वो कुत्ता भूखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुत्ते को इस तरह से बांध के रखा गया है और वहाँ पर जो सेटिंग आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कुत्ते को बांधा हुआ है और वो देख नहीं पा रहा आगे, उसको कुछ वो कर दिया है, देखने की उसको सुविधा नहीं है। लेकिन हाँ, खाने के लिए उसके सामने वो चीज़ आ जाएगी, तो वो स्थान बना दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को जब हम बात करेंगे उसके बाद हम बाकी बातें आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ समझानी भी आसान होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक है यहाँ पे कंडीशनिंग की बात आ रही है। तो पहले कंडीशनिंग को समझना ज़रूरी है कि कंडीशनिंग होती क्या है। कंडीशनिंग अनुबंधन है, एक कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग whereby a conditioned stimulus becomes associated with an unrelated unconditioned stimulus in order to produce a behavioral response known as conditioned response। यहाँ पर जो कंडीशनिंग की बात आई है कि ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर दें कि ऐसा होने लग जाए। जैसे कि इनका जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, वो कंडक्ट ऐसे किया कि जैसे ये तो पता ही है कि खाना सामने आएगा, भूखा कुत्ता है तो वो लार टपकाएगा। तो ये एक स्वाभाविक सी क्रिया है, बहुत सा स्वाभाविक बात है। ये तो नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरली रिस्पॉन्स है, यानी कि इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। नेचुरल को हम अनकंडीशनड भी कह सकते हैं। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, भोजन, और उसको देख करके क्या रिस्पॉन्स आया, वो लार टपका रहा है। तो वो भी जो रिस्पॉन्स है
वो भी कैसा रिस्पॉन्स है? वो है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि वो भी नेचुरल रिस्पॉन्स है। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम ये कहें कि इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है, हमने कुछ भी नहीं किया उसमें, वो ऐसे ही आएगा। तो ये एक सिचुएशन है। अब क्या हुआ कि उसके आगे खाना प्रस्तुत किया गया, वो बिफोर कंडीशनिंग, तो ये रिस्पॉन्स सामने आया। उन्होंने अब क्या किया कि इस जो स्टिमुलस है उसको प्रेजेंट करने से पहले उसमें एक और चीज जोड़ दी, वो थी घंटी। अब उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद उन्होंने खाना प्रस्तुत किया और फिर उसको देख करके उसने ना टपकाई, यानी कि घंटी जो थी वो हमारा नेचुरल स्टिमुलस है, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशनिंग जोड़ दी, घंटी वाली कंडीशनिंग। अब वो जो घंटी वाली कंडीशनिंग जोड़ दी, तो उसने सुनी घंटी को, घंटी की आवाज सुनी, उसने सुना कि ये आवाज आई है, फिर उसने देखा कि खाना आ गया, तो उसने खाने को देख करके लाट टपकाई, जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स था। अब ये प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। जब ऐसा किया गया तो अब कुत्ते ने ये समझ लिया कि घंटी बजी है तो अब खाना आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि घंटी की आवाज पर ही उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ क्या हुआ, जो कि जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस था उसको देख करके नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा था वो, अब उसने जो जो कंडीशनड हमारा स्टिमुलस है, जो कंडीशनिंग हमने लगा दी, उसको देख करके वो रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन अब वो जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रिस्पॉन्स है, वो कंडीशनड हो गया उसकी तरह, क्योंकि अब वो नेचुरल थोड़ी लगा, क्योंकि घंटी बजाने से लार टपकाने का क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। तो जब कोई संबंध ही नहीं है तो फिर क्या होगा? होगा यही कि वो उसकी उसी के ऊपर आधारित है वो तो यहाँ पे फिर उसने देखा कि घंटी की आवाज आई तो उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो यानी कि अब एक हमारा CS कंडीशन स्टिमुलस और दूसरा हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स, ये प्रतिक्रिया देखने को मिली। फिर जब इसको ये प्रक्रिया बार बार हमने की तो हमने देखा कि घंटी की आवाज पर ही वो लार टपका रहा है। लेकिन अब इसको खत्म कैसे करना है? इसको खत्म करने के लिए अब यही चीज अगर चलती रहेगी, मान लो मुझे कंडीशनिंग नहीं करनी, मुझे डी कंडीशनिंग करनी है, अरे ये तो गलत आदत हो गई, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने इस चीज को भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने घंटी बजाई, खाना प्रस्तुत नहीं किया। अब घंटी बजाने में वो सलाइवा निकाल रहा था, उसकी वो लार टपका रहा था, लेकिन अब उसे ये पता लगा कि अरे ये तो खाना ही नहीं आया। तो क्या हुआ कि वो धीरे 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 इस तरह की सिचुएशन जब आगे आई तो उसको ये लगा कि अरे ये तो बात खत्म हो गई, ये तो अब है ही नहीं, यानी घंटी बजाने से कोई खाना नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे उसने घंटी के प्रति जो लार टपकाने का जो रिएक्शन है वो देना ही बंद कर दिया। तो वो आपकी डी कंडीशनिंग हो गई। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है कि टू स्टिमुलाई आर लिंक्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न्ड रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल। यहाँ पे दो स्टिमुलाई हैं, जो दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। दो चीजें आपस में क्या जुड़ी हुई हैं कि जैसे मैंने बात की पहले, हमारा भोजन था। भोजन क्या था हमारा? ए नेचुरल स्टिमुलस था, लेकिन उसके साथ मैंने घंटी को जोड़ दिया, वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस था। तो दोनों को मैंने साथ में जोड़ के मैंने क्या किया, एक नया रिस्पॉन्स ही मैंने निकालने की कोशिश की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? एक तरह की लर्निंग है जहां पर कंडीशन स्टिमुलस जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे घंटी था, बिकम्स एसोसिएटेड विद एन अनरिलेटेड अनकंडीशन स्टिमुलस। तो वो किसके साथ एसोसिएट हो गया? जो कि घंटी के साथ हमने लार टपकाने को जो एसोसिएटेड विद एन अनरिलेटेड अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी भोजन के साथ मैंने उसको जोड़ा। जो मेरी घंटी है, घंटी को मैंने भोजन के साथ जोड़ा और मुझे क्या मिला? जो रिस्पॉन्स मेरे को उससे मिला, यानी कि वो जो कुत्ता था वो घंटी बजाने पर ही लार टपका रहा है, तो वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स की स्थिति आ गई थी। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पावलोव ने दी है। और इसके अगर हम सिद्धांतों जो इसके गुणों की अगर हम बात करें
तो ये एक सीखने की स्वाभाविक विधि को बता रहा है और इसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कंडीशनिंग की जब हम बात करते हैं, कंडीशनिंग भी हो सकती है, डीकंडीशनिंग भी हो सकती है। कंडीशनिंग यानी कि अगर मैंने किसी को एसोसिएट कर दिया उसके साथ स्टिमुलस को, तो हो गया, तो मैंने उसको सीख लिया, लेकिन इस पे हम पूरा का पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए जो हमारा, अब जैसे उसको कुत्ते को घंटी तो बजाई, खाना नहीं दिया, खाने नहीं मिला, तो उसकी वो जो रिस्पॉन्स है वो भी देना उसने बंद कर दिया, जो कंडीशन रिस्पॉन्स था। तो ऐसे ही हो सकता है बच्चे के साथ भी, हाँ, लेकिन उसे अच्छी आदतें सिखाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बच्चे को, कि वो बुरी आदतों को छोड़ सके, अच्छी आदतों का निर्माण कर सके। ये किया जा सकता है, बच्चे में उत्तम अनुशासन और अच्छा व्यवहार बच्चा सीख सके, ये हम कर सकते हैं। कोई हैंडराइटिंग हुआ या वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, उसको सिखाने में हम कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये सिद्धांत है, हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, सीखने में हमें मदद तो करती है और बहुत हम उसको सीख पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी, वो नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी थॉर्नडाइक की तुलना में जो इन्होंने प्रयास किया वो अत्यंत सराहनीय है कि हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम उसको सीख रहे हैं। हमने कहीं न कहीं जो एक वहाँ पे बात आ रही थी कि हम अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपना विवेक यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अब हम यहाँ पे कर पा रहे हैं कि कुछ हम जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, उसके आधार पे हम उसे कर पा रहे हैं। तो ये हमने बात की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। अब हम बात करते हैं इनसाइट गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टॉल्ट, देखिए जो गेस्टॉल्ट शब्द है, इसका अर्थ आप देखिए कि जर्मन भाषा का ये शब्द है, इसका अर्थ होता है होल, यानी कि पूरा, टोटल पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन। ये पूरे की बात करता है, समग्र की बात करता है ये, अदर देन पार्ट्स, छोटे-छोटे टुकड़ों की ना बात करके ये होल की बात करता है। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, एक वनमानुष, एक चिंपैंज़ी टाइप है और इसका नाम सुल्तान दिया है उन्होंने, वर्दिमर कॉलर कोफ्का। इन्होंने मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जो इनसाइट थ्योरी है। इनसाइट का मतलब हमें समझना ज़रूरी है। इनसाइट क्या होती है? अंतर्दृष्टि, सूझबूझ। क्या होता है कि हम किसी समस्या में डूबे हुए होते हैं और उसका समाधान ढूँढ रहे होते हैं। बहुत सोचते, नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो अचानक से एक आइडिया आ जाता है, और आइडिया एकदम से, तो वो जो फ्लैश होता है हमारे दिमाग में एकदम से, वो इनसाइट है। सडन ग्रास्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन, एकदम से ही होता है, अ फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एकदम ही कुछ समझ आ जाता है, हाँ, ऐसे करके देखना चाहिए, विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। कोई हम ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मेरी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो पहले के 2 जो हमारी थ्योरीज़ हैं, उसमें जो कमी रही, वो यहाँ आके हमारी ठीक हो रही है। अब हम ये एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अगर हम ये गेस्टॉल्ट की थ्योरी की बात करें, तो ये वर्दिमर कॉलर कोफ्का ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ये इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक चिंपैंज़ी है और बॉक्सेस रखे हुए हैं, ऑल्दो ये पूरा नहीं है, 2-3 तरह की इसमें समस्याएँ रखी गई थी। तो मैं एक ही यहाँ पे चित्र में प्रस्तुत की गई है, जो चित्र में है, पहले मैं उस पे बात करती हूँ, फिर बाकी पे बाद में बात करती हूँ। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक चित्र में केले ऊपर टंगे हैं, ऑल्दो ये क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये चिंपैंज़ी भूखा है। देखिए कंडीशन यहाँ पे भी भूख की है, वो भूखा है, इसलिए वहाँ पे केले टंगे हुए हैं, उसको भूख लगी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो कैसे उसको उठाए, तो बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो इतने में उसने बॉक्सेस को इधर-उधर करना शुरू कर दिया। तो उसने फिर एक के ऊपर एक रखा, अरे उसने सोचा, अरे ये तो एक के ऊपर एक रखा, इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ, अब हाथ लगा के देखता हूँ। तो इस तरह से वो एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखे और वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसने केले पे हाथ लगा लिया, उससे केले मिल गए। एक कंडीशन ये थी।
एक बार उन्होंने ऐसे भी किया कि एक जैसे वो पिंजरे में ही बंद था और वहाँ पर बाहर कुछ टेबल पे केले रखे थे, तो वहाँ छड़ी उसके पास रख दी थी। टेबल के बाहर केले थे, पिंजरे के बाहर सॉरी केले थे और टेबल पे केले रखे थे, लेकिन वहाँ पर उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था। चिंपैंज़ी के पास, सुल्तान के पास छड़ी थी, लेकिन छड़ी भी कैसी थी, वो 2-3 टुकड़ों में थी और छोटे-छोटे पीसेस थे वो। तो लेकिन वो जुड़ जाती थी, ये चिंपैंज़ी को नहीं पता था कि ये जुड़ सकती है। तो उसने कोशिश की हाथ मार के निकालने की, नहीं मिले केले। उसने फिर स्टिक उठाई, स्टिक से किया, उससे भी वो हाथ नहीं पहुँच पाया उसका। तो फिर वो थक गया, वो बैठ गया। तो क्या करने लगा वो जो छड़ियाँ थी, उसी को लेके उसके साथ खेलने लग गया। जब वो खेल-खेल में ही उसकी छड़ी जुड़ गई। उसने देखा अरे! ये तो बड़ी हो गई। फिर उसने वो लंबी वाली छड़ी को लिया और केलों को अपनी तरफ खींचा तो वो खींच पाया। तो यहाँ पर उसने ये एक एक्सपेरिमेंट आता है सामने कि इस तरह से उसने किया। तो ये हम देखते हैं कि दोनों ही स्थिति जो मैंने अभी आपसे बात की एक्सपेरिमेंट की स्थिति, बॉक्सेस की स्थिति हो, चाहे वो छड़ी की स्थिति हो, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उसने वो समस्या का समाधान ढूँढ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तो वो थक कर बैठ गया और फिर उसने अपना ध्यान एक तरीके से वहाँ से हटा लिया, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं हटा था। तो फिर एकदम ही अचानक ही उसको फ्लैश हुआ कि ये किया जाए या अचानक ही जैसे उसकी छड़ी जुड़ गई तो दिमाग में अरे! ये करके देखता हूँ। तो ये ही है इनसाइट। तो इनसाइट थ्योरी की अगर हम बात करें तो हम लोग जो दैनिक जीवन में देखते हैं, बाकी जो हमने थ्योरीज़ अभी करी हैं, उससे बेहतर गेस्टॉल्ट थ्योरी हम मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम भी अपनी लाइफ़ में ऐसे ही होते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में होते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उसको बहुत कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, फिर कहते हैं, "छोड़ो इसको।" बैठ जाते हैं, थक गए। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में चलता रहता है कि हमें क्या सॉल्यूशन होगा? एकदम से आता है, "अरे! ये करके देखते हैं।" तो ये इनसाइट थ्योरी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे चले अगर हम, तो हम ये देखते हैं कि बच्चों में सूझबूझ उत्पन्न करने के लिए जो टीचर है वो इसी तरह की छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ करवा सकता है जिससे कि कुछ उनको प्रॉब्लम्स दी जा सकती हैं, जिसके माध्यम से वो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप उसके अंदर हो सकती है। और वो इसे और सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम देखने को मिलती है। हम साइंस में भी हम देख रहे हैं, हम मैथ्स में भी देख रहे हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इसका प्रयोग करते हैं हम। तो इसका हम देखते हैं कि इसे हम शिक्षा के क्षेत्र में इसका बेहतर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसको क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया। बी.एफ. स्किनर ने 2 तरह की जो क्रियाएँ हैं उस पे प्रकाश डाला था। एक है ऑपरेंट ये अर्थात क्रिया प्रसूत और दूसरा है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन प्रसूत। तो जो क्रियाएँ उद्दीपन के द्वारा होती हैं, वो उद्दीपन पर आधारित होती हैं। और जो क्रिया प्रसूत से संबंधित क्रियाएँ हैं, उसका संबंध उत्तेजना से होता है। तो यहाँ पर जो इनका प्रयोग है, इन्होंने प्रयोग रैट और पिजन पे किया था। चूहा और कबूतर इन पे ये प्रयोग किया था। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में चूहे का चित्र है। एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया गया है, जहाँ पर इसको कुछ एक्टिव वही बात वहीं आ जाती है कि पहले भूखा होना ज़रूरी है। भूख लगी होगी तभी वो एक्टिविटी करके दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक लीवर वाला बॉक्स बनाया हुआ है और लीवर पर जैसे ही चूहे का पैर पड़ेगा, तो खट की आवाज़ होती है। तो इस आवाज़ को सुन कर के चूहा आगे बढ़ता है और वहाँ पे जो जगह बनी है प्याला सा बना हुआ है, वहाँ पे भोजन उसे मिलेगा। ये जो भोजन है, वो चूहे के लिए रिइंफोर्समेंट का काम करता है और
मैंने जैसे अभी पहले कहा आपको कि भूखा होना बहुत ज़रूरी है, तो स्किनर ने क्या निष्कर्ष निकाला कि लीवर दबाने की जो क्रिया है वो धीरे-धीरे ऐसे करके चूहे के लिए आसान हो गई है और बार-बार लीवर दबाया जाता है तो इसका निरीक्षण भी आसान हो गया है और इसमें और कोई अन्य क्रिया निहित नहीं थी। लीवर दबाने में कोई और अन्य क्रिया निहित नहीं थी क्योंकि उसको बार-बार करने से अभ्यास हो गया। तो कहने का अर्थ है कि जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा कि कोई भी क्रिया करने के बाद अगर उसको बल प्रदान किया जाता है, कोई उसको रीइन्फोर्समेंट मिलता है, तो उस क्रिया की जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाती है वो। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने कबूतरों के साथ भी किया। जो कबूतर थे, उनको भी बॉक्स में ऐसे रखा था और लीवर को दबाना सिखाना था। तो पहले बॉक्स में जो है लाइट की जो व्यवस्था थी बहुत कम थी, हल्की थी और ये जो प्रयोग है 6 मतलब 6 टाइप की लाइट दी गई। मतलब थोड़ा कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो लाइटिंग की जो प्लानिंग थी उसको चेंज किया गया है इसमें। तो इससे क्या हुआ कि जो नए और पुराने दोनों प्रकार के उद्दीपनों में क्रिया प्रस्तुत की गई है, जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की गई है। तो जो प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसमें हम देखते हैं मतलब धीरे-धीरे परिवर्तन हम देखने को उसके जो एफर्ट्स हैं, वो कम होते गए। कम प्रकाश में उसे कम पता लग रहा है, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ा है। तो इस तरह से अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स सामने आते हैं उसमें। यहाँ पे कहा गया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द लर्निंग प्रोसेस वेयर बाय अ रिस्पॉन्स इज मेड मोर प्रोबेबल और मोर फ्रीक्वेंट एंड ऑपरेंट इज स्ट्रेंथेंड। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम की एक प्रक्रिया है, इसे हम कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग हम लोग बोल रहे हैं इसमें, जिसमें क्या होता है कि सतत या संभावित अनुक्रिया होती है, कंटिन्यूअस या जो प्रोबेबल है वो होगा उसमें और ऐसे समय में क्रिया प्रस्तुतता की शक्ति बढ़ जाती है, धीरे धीरे उसको वही चीज रिपीट करता है तो वो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो उसमें बढ़ जाती है। तो अगर हम इसके देखें कि इसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है, तो हम देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर को शेप करने में ये काम आता है कि टीचर जो है इसके इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए वो उसके जो स्टिमुलस है उस पे कंट्रोल करके जो डिजायरेबल बिहेवियर बच्चे में लाना चाहता है वो उसके अंदर ला सकता है। फिर शब्द भंडार की अगर हम बात करें तो बच्चों की शब्द भंडार भी बढ़ाए जा सकते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसमें प्रोग्राम्स बने होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए। तो इस तरह से उसको भी गति प्रदान की जा सकती है, रेमेडियल ट्रेनिंग हो सकती है और जो भी रीइंफोर्समेंट की जैसे हम बात करें कि इसमें रीइंफोर्समेंट का बहुत महत्व है और कोशिश करें कि जो रीइंफोर्समेंट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को आप लें, नेगेटिव का आप त्याग करें। तो क्योंकि जैसे अभी हमने सेटिस्फेक्शन की हमने अभी बात की थी उसमें जो थॉर्नडाइक वाला था थ्योरी, उसमें तो स्किनर भी यही काम कहते हैं कि जो काम हम करते हैं और उसमें सफलता मिलती है तो भी हमें संतोष मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और इसी से हमारी क्रिया को भी बल मिलता है। अगर मैं कोई काम करती हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है और तो मैं उसको और करने की कोशिश करूंगी, मैं और ज्यादा मोटिवेट होती हूँ और छोटे छोटे स्टेप्स में मैं इसको सीख सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रिया प्रसूत अधिगम है इसका आधार कंडीशनिंग ही है और स्किनर ने तो क्रिया प्रसूत के आधार पर जो अनुकूलन का सिद्धांत है इसको आगे बढ़ाया है। तो एक तरीके से ये निरीक्षणात्मक अधिगम है, निरीक्षण करके व्यक्ति सीखता है और इसमें ये जरूर कहा गया है कि पशु पक्षियों, बच्चों और जो मनोरोगी हैं उन पे तो इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, जो लेकिन जो विवेकशील प्राणी हैं जो सोचते हैं, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, तो उन पर ये इतना ज्यादा लागू नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी की हम बात करें तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी C.L. हल ने दी है। C.L. हल ने ये थ्योरी दी, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है।
इनकी पुस्तक 1915 में प्रकाशित हुई, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, जिसमें ये देखने को मिलता है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी देखने को मिलती है। दरअसल इनकी रीइंफोर्समेंट थ्योरीज जो है वो थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरीज पर बेस्ड है। इन्होंने कहा कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, नीड रिडक्शन, यानी आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की कमी कह सकते हैं हम। तो आवश्यकता की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाएगा? आवश्यकता की पूर्ति करके। तो ये कहा कि जो सीख रहा है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कि अगर हमारी कोई नीड है और नीड ही हमें वो सीखने के लिए कह रही है कि मुझे ये करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी करके देखनी पड़ेगी, तो मेरी नीड कितनी स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करता है। और क्योंकि मुझे उस नीड को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो मैं सीखूंगी। अब इतने जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, हमने इसमें कहा कि जो भी सब्जेक्ट है हमारा, चाहे वो रैट है, चाहे पिजन है, चाहे वो हमारा डॉग है, चाहे कैट है, ये सब भूखे हैं। भूख जो है, जो खाना है, वो उसकी आवश्यकता है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही वो प्रयास कर रहा है। तो यही बात हल ने भी कही है कि सीखना जो है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। अगर हम इनके सिद्धांत की बात करें तो हम देखते हैं कि इनका सिद्धांत आदर्श है और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, आइडियल है। क्योंकि जो भी अभी भी जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं उसका एक तरीके से इन्होंने निचोड़ ये निकाला है कि नीड को कम कर दो, नीड को जो कम करना है हमें, वो कितनी नीड हमारी स्ट्रांग है, उसको कम करने की दिशा में हम सीख जाते हैं। तो इन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी इसे कहा गया है। ड्राइव कहते हैं चालक को, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो जैसे भूख है, भूख चालक की तृप्ति के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हल का जो सीखने का सिद्धांत है, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहलाता है। फिर इसे उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में भी लिया जा सकता है, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो है ही ये। भूख या भोजन यहाँ पे स्टिमुलस है, जिसके कारण वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की इन्होंने बात की है। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, जब भोजन है वो उसके भूख के चालक को प्रबल बना रहा है, तो वो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है। पर भूख जो उसकी भूख है उस समय तक शांत नहीं होती जब तक वो भोजन कर नहीं लेता। तो भोजन खाने से पहले भूख का चालक फिर प्रबल हो जाता है। तो ये जो अवस्था है ये सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट वाली आ जाती है। जो पहली वाली रीइंफोर्समेंट है वो भूख के जो भोजन को देख करके भूख के चालक जो हमारा प्रबल होता है, वो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है कि दिख तो रहा है कम से कम खाना, कि खाना, मुझे भूख लगी है, सामने खाना पड़ा है, तो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है, मुझे दिख रहा है कि मैं प्रयास करूंगा तो मुझे मिल ही जाएगा। और जब मैंने उसको खा लिया, वो मेरा सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट हो गया। फिर उसके बाद इसमें मोटिवेशन पे एम्फेसिस दिया गया है, बल दिया गया है। जितने ज्यादा मोटिवेटेड होंगे उतना ज्यादा जल्दी हम काम को सीखेंगे। फिर हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन है, संबंध है, जो एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रंस एक्टिविटीज एंड नीड्स, जो बच्चों की एक्टिविटीज हैं और उनकी ज़रूरतें हैं, उनसे उनके साथ कितना इनका संबंध है, कि वो कितनी संबंधित है, हम कितना उसको संबंधित करते हैं। तो उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हम, जैसे हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, उसके जो भी उसकी नीड्स है डेली लाइफ में, जो भी वो यूज़ कर रहा है, मतलब जहाँ पे वो रह रहा है, जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बेस्ड हमारी टीचिंग होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हल क्या कहते हैं कि जो सीखने का कारण है, किसी आवश्यकता, कोई भी आवश्यकता है, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण होना ही होता है, कि या डायरेक्ट फुलफिल हो जाए या इनडायरेक्टली फुलफिल हो जाए। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि ये जो इतनी सारी थ्योरीज हमने अभी की हैं, उन थ्योरीज में हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये जो थ्योरीज हैं, ये वाली जो हल वाली थ्योरी है, इसका महत्व हम ज़्यादा देख पा रहे हैं, क्योंकि एक हमें एक दिशा मिल रही है जिसमें हम ये कह पा रहे हैं
कि हमारी नीड रिड्यूस हो रही है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीटेट से संबंधित मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की क्विज़ हैं जो गूगल फॉर्म की उसमें हैं, गूगल फॉर्म में अवेलेबल हैं, क्विज़ेज़ हैं। आप facebook.com/अभ्यास डैश सीटेट डैश का डैश ये नंबर दे रखा है 104825827827881601 ये लिंक है मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सीटेट के जो क्वेश्चंस हैं मैंने वहाँ पर रखे हैं। आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप उन क्विज़ेस को सॉल्व कीजिए और आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपने कितना सीखा है और क्या सही जवाब है। आप उसके लिए और प्रयास कर सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आगे के नोटिफ़िकेशंस भी आपको मिल सके। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सीटेट की प्रैक्टिस के लिए और भी इस तरह के जो थ्योरीज़ हैं उनके कंपाइल करके उनको आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकूँ। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।